हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए हैं। इसमें पेपर कोड है HI01 भारत का इतिहास। इसके बारे में एग्ज़ाम के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें यह दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने पीछे ले चुके हैं, ये दूसरी क्लास है। क्वेश्चन है, प्रश्न सैंधव सभ्यता के दो शहरों या स्थलों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, भारतीय इतिहास में नगरों को प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ तथा सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उल्लेखनीय है। अन्य शहर का कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, बनावली, मिथाल, चंदूरदड़ो, रोपड़, सरकोट इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस के लिए प्रसिद्ध है? लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह अहमदाबाद जिले के सागरवाल नामक ग्राम के समीप भोगा नदी के पास स्थित है, जिसका उत्खनन 1955 ईस्वी में SR राय के निर्देशक में कराया गया है। जहाँ की गौर के अवशेष मिले, जिसके आधार पर बायां कहा जाता है कि लोथल सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पर एक संशोधित टिप्पणी लिखिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा महत्वपूर्ण सैंधव स्थल है, जिसकी खोज आलमनंद घोष ने की तथा 1981 में बीबी लाल और BK थापर के निर्देशन में उत्खनन करवाया गया। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से जूते वे खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्खनन करने वाले 3 पुरातत्वविदों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, डॉक्टर व्हीलर 1946 में पंजाब व सिंध में हड़प्पा में लाल बर्तनों की खोज की है। और दूसरा है आलमनंद घोष, जो 1952 में उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पकालीन अवशेषों की खोज की। और तीसरा रखलदास बनर्जी 1922 में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की खोज की। अगला क्वेश्चन है, विशाल शनागार क्या है? विशाल शनागार क्या है? तो उत्तर है, मोहनजोदड़ो से 180 बाई 180 के पीठ के शनागार अवशेष प्राप्त हुए। मान्या कि शनागार पर बने कमरों के तीर्थ पंडे पुजारी रहते होंगे। इस प्रकार शनागार सैंधव जनों की धार्मिक प्रवृत्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर नियोजन का मूल्यांकन कीजिए अतः सैंधव घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना कीजिए। उत्तर है, विभिन्न सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से सम्यक परीक्षण से ज्ञात होता है कि नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की विशिष्ट उल्लेखनीय विशेषताएं खुदाई में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदड़ी, कालीबंगा, बनावली, चंदूरदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धोलावीरा जैसे कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा 3 खंडों में विभक्त था। लोथल, चंदूरदड़ो ये चंदूरदड़ो को एक ही टीले में उपस्थित है। उनको छोड़कर अधिकांश नगर 2 खंडों में विभक्त है। पश्चिमी भाग दुर्गीकरण गड्ढी के योजना पर आधारित, जिसमें पुरोहित आवास, अनागार, विशाल शनागार तथा सभा भवन जैसे कई सार्वजनिक महत्वपूर्ण के भवन स्थित है। इस भाग को ऊपरी टीला अथवा नगर के
रूप में अभिहित किया गया है। पूर्वी भाग को जन सामान्य के अवकाश के लिए उपयुक्त किया जाता है, जो निचले स्तर पर आधारित था। सैदव नगर नियोजन का उल्लेखन पक्ष एक दूसरे के कुछ समकोण प्रकार थे। सीधी सड़कें जिस संपूर्ण नगर के आयताकार वर्गाकार खंडों में विभक्त हो गया है। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड या जाल ग्रिड पद्धति नाम दिया है। सड़क के दोनों ओर आवास गृह स्थित भवन निर्माण में अधिकांश पक्की ईंटों का प्रयोग करते हुए हैं, जो नगर नियोजन का अन्य विशिष्ट पक्ष हैं। नेक्स्ट मकानों की योजना आंगन पर आधारित, जिसमें स्नानघर रसोई घर के अंतरिक्ष अन्य कमरों के अवशेष मिले हैं। प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा पीछे की ओर खुलते हैं, जो 2 मंजिल भवनों के अवशेष मिले हैं। सैदव नगरीय संरचना अन्य मौलिक महत्वपूर्ण पक्ष है। जल निकाय प्रणाली व्यक्तिगत अवशेषों से निकली नालियों की मुख्य प्रणाली के संबंध थी। इनके ईंट एवं पत्थर से ढके होने से भी साक्ष्य है। इसके बीच गट्टर बने ताकि पानी के प्रवाह अवशेष न आ सके। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन व्यवस्था कुशलता पूर्व योजना एवं यातायात का सुंदर समन्वय दृष्टि होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। सैदव घाटी सभ्यता का विस्तार को बताइए, अथवा सैदव घाटी सभ्यता के उदय विस्तार का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय प्रायतः साक्ष्य के अभाव। सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। व्हीलर जैसे पश्चात पुरातत्वविदों के उनके उद्गम को मेसोपोटामिया के समीकृत किया गया। अल्चिन जैसे इतिहासकारों के भारतीय उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों स्वीकार किया। आलम घोष जैसे भारतीय पुरातत्वविदों के ये विश्वास प्रकट किया कि सिंधु सभ्यता न केवल उद्भव हुई बल्कि क्रमिक विकास का परिणाम भी है। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू सभ्यता न तो विदेशी उत्पत्ति परिणाम है, न ही अकिस रूप से उद्भव हुई, बल्कि भारतीय उत्पत्ति क्रमिक विकास संबंधित मान्यता को पुष्ट करती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्खनन विभिन्न सैदव स्थल का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दयामाद तक, पश्चिम में मकरान समुद्र पर स्थित चित्तौड़गढ़ से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी। पश्चिमी से पूर्व यह उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर तक विस्तृत थी, जो समकालीन किसी भी सभ्यता की अपेक्षा अधिक व्यू क्षेत्र व्यापक थी। अब तक इस सभ्यता के लगभग 2000 स्थलों की खोज की जा चुकी। इसमें पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, बहावलपुर के भू क्षेत्र और भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कई क्षेत्रों सम्मिलित हैं। दक्षिण बलूचिस्तान में सुतगोप, सालाकोट तथा बालाकोट, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के चंदवड़ी, पंजाब में हड़प्पा के प्राचीन अवशेष मिलते हैं। भारतीय महाद्वीप के पंजाब, रोपड़, कोटा, लाहौल, अघोर, हरियाणा, बनावली, राखीगढ़, मिथाल, राजस्थान कालीबंगा, पीलीबंगा, गुजरात में लोथल, जगपुर, दिसलपुर, रोजिली, सुदरकोटा, और उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, जम्मू कश्मीर में मांडा इत्यादि स्थल। इस प्रकार संपूर्ण सैदव सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, बीडी वार्डन चार्ल्स के समर्थन करते हुए व्हीलर का मत कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का नष्ट हो गई। ऋग्वेद में इंद्र को दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा गया। जॉर्ज एफ वेल्सन ने मोहनजोदड़ो मानव कंकाल का आक्रमण का परिणाम बताते वाले तर्क का खंडन किया। यह कंकाल अंतिम चरण है।
इसमें से केवल एक कंकाल पर चोट का निशान है। पिकड का मत कि नगरों के विकास से जंगल के नष्ट हो गए थे, भूमि पर शुष्कता और सूखाग्रस्त क्षेत्र बढ़ गए हैं, अर्थात आर्द्रता में ह्रास इस सभ्यता के पतन को मुख्य कारण बना। इस कारण बना कि इस मत को विरोध डेल्सर फायर सर्विस राइकस डासन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद सेदों नगरों में बाढ़ आ गई जिसमें वे नष्ट हो गए, जबकि मौदो शुरू विकास की हड़प्पा के पतन के कारण रावी नदी का मार्ग बदलना था। हड़प्पा नागरिक हेतु जल स्रोत का दूर होना उनकी समृद्धि पर घातक प्रभाव डालने वाला है। मारक विचार है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बढ़ रहा है, क्यों इसलिए उन्होंने मकानों का पुनर्निर्माण उच्चैत धरातल पर कराया। M.R. साहनी ने विचार प्रकट किया कि बाढ़ से जलप्रवाहन हो गया। राइकस का मत है कि बाढ़ से मोहनजोदड़ो के आसपास दलदले हो गए, जिससे लोग अपना निवास छोड़कर चले गए। लब्रिकट इस मत से असहमत सिंधु सभ्यता के पतन के कारण है। उन्होंने सैन मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता के कारण कचेटों का गलना माना है। यह नागरिक जीवन का ह्रास होने से सिंधु सभ्यता का कारण पतन बना। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और कमेंट करके बताइए कैसी क्लास लगी। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति क्या है? तो उत्तर है, सभा समिति वैदिक युगीन तो महत्वपूर्ण लोकप्रिय राजनीतिक संस्था है। सभा विशिष्ट लोगों के सदस्य प्राप्त संस्था है जो मुख्य सम्राट को समय समय पर सलाह देने के आंतरिक न्यायिक कार्य से संबंधित थी, जबकि समिति ये वर्ष संस्था थी जिसमें जन के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, युद्ध संधि नीति संबंधित निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रतिपादित वर्णाश्रम के आप क्या समझते हैं? उत्तर है, वर्णाश्रम शब्द का वर्ण आश्रम दो शब्दों का रूप है। वर्षा के रूप में भारतीय सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम के रूप में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वर्णापरस्त संन्यास उल्लेखित मिलता है। वर्ण धर्म सा मस्जिद के अनियन के एकता परिचायक हैं। वे आश्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के सोपान के रूप में ज्ञात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन दो पशुओं के नाम लिखिए। तो आर्य गाय पवित्र मानता है, आर्य गाय को पवित्र मानता है। ऋग्वेद में इसे धनिया ने मानने के योग्य माना गया है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, इसका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता था। आर्य बैल वृषभ भेड़ बकरी गधा कुत्ता आदि पशुओं के परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वैदिक देवताओं के नाम लिखिए। ऋग्वैदिक देवता का वर्णन है, पृथ्वी के देवता पृथ्वी अग्नि सोम बृहस्पति, अंतरिक्ष के देवता इंद्र रुद्र वायु आप प्रजापति और आकाश के देवता घोष वरुण मित्र सूर्य पुष्ण विष्णु हैं। दो वैदिक देवियों के नाम लिखिए। ऋग्वेद में कुछ देवियों के नाम मिलते हैं। सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे सिंधुमत्तम कहा गया। जंगल की देवी को आख्यानी कहा गया। वाग्देवी सरस्वती की स्तुति की गई है। दिशान वनस्पति देवी इला आराधना की देवी प्रमादि उर्वरता की देवी। हालांकि चार वर्षों के नाम लिखिए या वर्ण व्यवस्था का प्रदर्शित कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक कार्योन्नति या उन्नति का एक आधार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्षों के कार्य से स्थापित दिया गया है। ब्राह्मण शिक्षा संबंधित कार्य, क्षत्रिय शत्रु से शिक्षा, वैश्य वाणिज्य और शत्रु उद्योग के वे कला। हालांकि इसने प्राचीन वेद कौन सा है? तो उत्तर है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन व प्रथम वेद है, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,527 है। इसे मूल विषय ज्ञान है।
विभिन्न देवताओं का वर्णन ईश्वर की स्तुति के इस वर्ण्य विषय है। अगला है वर्ण व्यवस्था के आप क्या स्थाप्य है। वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना का आधारभूत विशिष्ट पक्ष है, परंतु आर्यों के आगमन के समय वर्ण शब्द का उल्लेख रंग रूप में हुआ है, जिसमें आर्य का सहित वर्णन और अन्योन्यों को आकर्षण वर्णन बताया गया है, लेकिन इसका सही प्रयोग व्यावसायिक चयन के रूप में हुआ है। ऋग्वेद के में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में 4 वर्षों का उल्लेख है। ऐसी मान्यता कि यह बाद में जोड़ा गया संक्षेप अंश है। ऋग्वेद में इस सूक्त के अलावा केवल ब्राह्मण राजनीय उल्लेख हुआ है तथा शेष लोगों के लिए विश शब्द का प्रयोग हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस विशेष YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। आगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के 4 वर्षों के उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, पैरों या जांघों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन इस युग में वर्णन व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उस समय में केवल व्यवसायिक या कर्म के आधार पर वर्णन विभाजित था, परंतु समाज में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में 90 मंडल कहा गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता भेषज है और मेरी माँ चक्की से आटा पीसती है। इस मंत्र अनुमान लगाया जा सकता है कि अलग अलग कार्य करते हुए लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। कर्म व्यवसाय चयन की पूर्ण स्वतंत्रता भी है। इस प्रकार वर्ण धर्म के माध्यम से प्राचीन मनुष्यों के सामाजिक व्यक्तिगत विकास संकल्प प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है वैदिक काल समाज में पुरुष महत्वपूर्ण स्थिति अधिक था, परंतु समाज में नारी की स्थिति संतोषजनक थी। पुत्री का उपनयन संस्कार दिया गया। उसे शिक्षा पाने का अधिकार था कि स्त्रियों के विवाह की उम्र 16 से 17 वर्ष थी। बाल विवाह के प्रचलित नहीं थे। स्त्रियों को वर चुनने का पूर्ण अधिकार था। समाज में नियोग प्रथा तथा विधवा प्रचलित है, लेकिन सती प्रथा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है। परिवार में एक पत्नी की विवाह ही प्रचलित थे। स्त्रियों को यज्ञ में भाग करने का अधिकार था। वे समा विधेय नामक राजनीतिक संगठनों में भाग लेती थी, परंतु उनको संपत्ति शासक करने का अधिकार नहीं था। ऋग्वैदिक काल में अपवाद जिसमें स्त्रियों के अधिकारों का हनन होता है। इसके अलावा समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, गोका, अल्पशिक्ता, विषता, विसरा, निवारी जैसे विद्युत स्त्रियों को ले गए। इन्हें ऋषिका या ब्रह्मवेदिनी कहा जाता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाजी क्लासेज बिरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें।